बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस्लामाबाद के तमाम हेल्थ रिपोर्टर्स को नकेल डालने वाले या कह लें कि उनको मिसिंग्स डलवाने वाले हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असदुल्ला खान साहब से आज कुछ बहुत सारी बातें करेंगे जो अंदरूनी चल रही हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन इन तक आती है। कभी कोई इन पे एजेंसियों का होने का इल्ज़ाम लगा देता है, जब उसको खबर पसंद आए तो कहते हैं नहीं जी ये बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, जो पसंद ना आए तो उनका आदमी है। आज इनसे पूछते हैं कि ये किन के आदमी है, और बहुत सी चीज़ें जो सब बैकग्राउंड में चल रही हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई, वो भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स असदुल्ला खान साहब से हम निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, पहले तो जुल्फरनैन भाई देखें, मैं जो रिपोर्टर्स हैं ना, मतलब मेरा अभी शौक़ था कि मैं रिपोर्टिंग करता, मैं रिपोर्टर होता। तो मैं ना रिपोर्टरों का बड़ा इज़्ज़त एहतराम और कदर करता हूँ। यानी मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर चाहिए होती है या बात कोई चीज़ पूछनी होती है तो मैं आप लोगों को फ़ोन करता हूँ ना, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सारा दिन अदालतों में रहते हैं और एक एक चीज़ को जानते हैं। आपको फ़ोन करूँगा, साकिब बशीर साहब को करूँगा, आदिल सरफराज साहब को करता हूँ कॉल, और भी दोस्तों को, तो उनसे मालूमात लेता हूँ कि क्या हो रहा है। इसी तरह हेल्थ के भी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं ना, बड़े ज़बरदस्त और शानदार रिपोर्टर्स हैं, उनको फ़ोन कर करके जो है वो उनसे भी हम चीज़ें बाज़ दफ़ा पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं अल्लाह माफ़ करे किसी रिपोर्टर को, वो मतलब वो हेल्थ के रिपोर्टर्स वो अपनी जगह पर पड़े। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब ये खबर देते हैं तो हेल्थ के रिपोर्टर्स की मिसिंग आती है, तो वो मिसिंग आए तो दायरा पूछताछ होती है। ये है वो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। वैसे नहीं कोई रिपोर्टरों को फोन कर करके पीछे लगे होते हैं कि देखिए हम इसको फारिग करें, ये करें, वो करें, ऐसा सिलसिला नहीं है। अच्छा असदुल्ला खान साहब जी, सबसे पहले तो ये बताएं आप किसके आदमी हैं? हाँ, आप आया बहुत से लोगों के मुताबिक आप पीटीआई के हैं, या कह लें कि अगर ज़्यादा ट्विटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो आप यूथी एंकर हैं कुछ लोगों के बकौल। कुछ लोगों के बकौल आप कंप्रोमाइज्ड हैं कि उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इधर देते हैं, इधर से लेते हैं, उधर देते हैं विराग की सूरत में। और कुछ के मुताबिक आप बड़े इनकलाबी हैं, और कुछ कहते हैं जी इनको वहाँ से खबर फीड की जाती है कि चलो ज़रा इसको पीटीआई वाले भी सुनते हैं, क्रेडिबल मानते हैं, इसके जरिए इंजेक्ट करें ताकि सही मानी जाए। देखें आप इनमें सब में से किसकी देखें जुल्फरनैन भाई, बात यह है ये अभी हमारी तरह कि बात यह है कि जब आप सिर्फ एक ही तरह की खबरें दे रहे हों और दूसरी तरफ की खबरें रोक लें तो फिर हम उसे कहते हैं ये बायस जर्नलिस्ट है। यानी हम कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ एंटी पीटीआई खबरें देता है, या तो ये सिर्फ प्रो पीटीआई खबरें देता है। जब आप ये नहीं करते तो बजाय इसके कि आप कहें कि यार ये न्यूट्रल है, इसके पास जो खबर होती है ये पार्टी का नहीं है, ये किसी पार्टी की तरफ इसका झुकाव नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो बजाय इसके कि आप फिर ये कहें कि यार ये न्यूट्रल सहाफ़ी है, ये जेन्युइन बात करता है, उसकी बजाय इस तरह के इल्ज़ाम लगने शुरू होते हैं जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ये है कौन, ये तो उधर का है या उधर का है, ये क्या। तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए ना। अब देखें, कल से महमूद खान अचकज़ई साहब के लोग मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने ये गाड़ियों वाला सवाल क्यों उठाया, या ये सवाल क्यों उठाया कि उन्होंने स्टाफ मांगा है। भाई मैंने ये भी कहा है कि वो इंटाइटल्ड हैं स्टाफ लेने के, लेकिन मैंने ये सवाल उठाया था कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनकी सारी तगदो सिर्फ इसी में लगी हुई है कि उनको स्टाफ पूरा करके दिया जाए, या वो अपने 18 बंदे जो हैं वो 17 बंदे वो हायर कर सकें, उनको ये वो अपने बंदे एडजस्ट करवा सकें और गाड़ियाँ जो है जो इंटाइटल्ड हैं वो ले सकें। तो मैंने ये खबर दिया। अब उस पर ज़ाहिर है वो मुझसे नाराज़ हैं। पिछले दिनों सलमान राजा साहब मुझसे नाराज़ हो गए थे, कुछ दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब मुझसे नाराज़ हो गए थे। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक पैगाम मुझे भिजवाया कि आपने मुझसे मेरे बारे में ये बात की है, ये ठीक नहीं है। सलमान राजा साहब ने तो ट्वीट में आगे मेरे रिप्लाई करते हुए जो है वो तरदीद की, और तरदीद करना उनका हक है, और ज़ाहिर है वो ये कहेंगे कि ऐसी चीज़ जिसका कोई उनके ख्याल में ये सिर्फ सोर्स ही होगा, पेपर पर रिकॉर्ड, बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं इसका पेपर पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सोर्स ही होता है। जैसे इमरान खान को अस्पताल लाने वाली खबर जो थी, किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पास वीडियो है, इमरान खान को लेकर आए थे, आपने ये खबर तो दे दी है, कोई वीडियो है आपके पास? भाई जब वीडियो या डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती तो फिर भी सोर्स होता है ना, खबर तो ठीक होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है वो उन लोगों को नहीं उठाना चाहिए वो जो ये ढूंढते फिरते हैं कि इसको किस कबीले में डालें। भाई ना डालें किसी कबीले में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस बात पे जर्नलिस्ट को जज करें कि उसकी खबर दुरुस्त हुई है या गलत हुई है। वो किसको फेवर कर रही है, किसको नुकसान कर रही है, ये छोड़ दें, हमारा काम नहीं है। अगर किसी खबर से पीटीआई को नुकसान हो रहा है तो भाई मेरा ये काम नहीं है कि मैं ये देखूँ कि पीटीआई को नुकसान हो रहा है। मेरा ये काम है कि खबर ठीक होनी चाहिए, और वो अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही तो वो आपको खबर के तौर पर उसको कबूल करना चाहिए ना। देखिए अब बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम ये तो नहीं है कि हमने किसको फायदा पहुंचाना है, किसको नुकसान पहुंचाना। हमने तो एक फैक्चुअल चीज जो हुई है उसको रिपोर्ट करना है, ये चीज हुई है। अभी किसको अच्छी लगे किसको बुरी लगे, फिर हम इसमें आगे तो फिर हम कारकुन बन जाएंगे, फिर हम एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप देखें ना, आपके पास दो अदालतें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक आईनी अदालत है, तो आप किसी के फेवरेट तो नहीं हो सकते। अब आप मुझे भी एक कहानी सुना रहे थे कि भाई एक लड़ाई ताज़ा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में पड़ी हुई है,
तो अब आप किसी एक को फेवर करें और किसी दूसरे को तो कि जी मेरे यहाँ अच्छे ताल्लुकात हैं या फलां जज मुझे पसंद है, तो फिर आप साहबे तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, फिर तो पार्टी बन गई ना। हाँ, तो हमारा काम पार्टी बनना नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा असदुल्ला खान साहब, सीधा सीधा T20 टाइप आप तो राउंड खेलते हैं। हाँ, ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब की आंख ठीक हो गई है, सुनने में जो आ रहा है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हाँ, बहुत से कह रहे हैं कि जी कदरे बेहतर हुई है, बहुत से कह रहे हैं जी मुकम्मल ठीक है, बहुत से कह रहे हैं नहीं जी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ठीक हो गई तो मुलाकातें करवा देते अब तक। मुलाकातें इसलिए रोकी हुई हैं कि ठीक नहीं हो रहे। इस वक्त उनकी आंखों की पोजीशन क्या है, क्योंकि आप मेडिकल के हवाले से काफ़ी खबरें देते रहे हैं। व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ कि जब फर्स्ट टाइम ये बीमारी सामने आई थी तब से लेके अब तक वो कितने % इंप्रूवमेंट पे आई है? वो जो कहा था कि 85% बिनाई लॉस हो गई है, वो रिकवर हुई है क्या? अब आप देखिए, मैं आपको खबर दे देता हूँ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान की आंख काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर से मुराद ये कि अगर एक वक्त में ये सूरत हाल हो गई थी ना कि 85% ख़राब हो गई थी उनकी आंख, तो अब 85% बेहतर है। यानी उनकी बीनाई, वो जो CRVO वाला प्रॉब्लम हुआ था वो काफ़ी इंप्रूव्ड है। 3 इंजेक्शन उनको लगे, पहले के बाद भी बेहतरी हुई, दूसरे के बाद काफ़ी बेहतरी हुई, और तीसरे के बाद अभी रिपोर्ट नहीं आई, या तीसरे के बाद, लेकिन जो 19 तारीख वाला मुआयना था उसमें जो है उसके बाद मेरे पास इतला ये है कि उनकी आंख में काफ़ी बेहतरी है। अच्छा, अब जाहिर है PTA वाले इस बात पे यकीन नहीं करना चाहते और वो हक बजाने में हैं ये कहने में कि भाई हम कैसे मान लें जब तक कि ना फैमिली की मुलाकात हुई है ना डॉक्टर की मुलाकात हुई है। तो ये मौक़िफ़ उनका बिल्कुल दुरुस्त है। यानी डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए और वो आकर कह दें कि उनकी आंख ठीक है, तो वो ज़्यादा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी बजाय इसके कि मैं कह रहा हूँ, और लोग भी उसी को यकीन करेंगे। इवन इमरान खान की फैमिली को भी ये हक हासिल है कि वो डाउट करें और वो ये यकीन ना करें कि उनकी सेहत ठीक हो गई है। वो कहेंगे नहीं, जब तक हम अपने भाई को देख नहीं लेंगे तब तक हम इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। इससे उनका ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि मुलाकात होनी चाहिए बहनों की। वो खुद से जाके पूछें इमरान खान से कि उनकी आंख में कितनी बेहतरी है। डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए, डॉक्टर्स के साथ, अपने पर्सनल डॉक्टर्स के साथ वो अपनी पूरी चीज़ शेयर करें और फिर उनके डॉक्टर्स आके बताएंगे हाँ इमरान खान में ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। तो वही ऑथेंटिक बात होगी और वो सही बात होगी। मेरी तलाई ये है कि उनकी आंख में काफ़ी बेहतरी है, लेकिन बहरहाल ये नाकाफ़ी है मेरा कहना। मैं ये समझता हूँ कि फैमिली को और डॉक्टर्स को ये बात कहनी चाहिए मुलाकात के बाद। जाहिर है आपने तो पहले खबर दी थी कि ख़राब हुई है, डॉक्टर के पास लेके गए, अब आपने खबर दी है कि बेहतर हुई है। अब सिर्फ खबर के ऊपर तो फैमिली रिलाई नहीं कर सकती, ना करना चाहिए जी। लेकिन वो फैमिली की तरफ से आपके ऊपर जो रीमा खान साहब का रिएक्शन आया था इनिशियली, वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। हम भी कहते हैं यार ये कम अज़ कम रीमा खान साहब को तो ये नहीं करना चाहिए। मैं मार्जिन देता हूँ उन्हें इसलिए कि हाँ परेशान होंगी, फिर उन्होंने सोचे इतना ज़्यादा गौर व फिक्र किए बगैर दे दिया उन्होंने, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनकी इमरान खान की सेहत के बारे में खबरें चल रही थी और एक ख़ास वजह से चल रही थी, यानी ये बताने के लिए ताकि एक माहौल बनाया जाए कि अगर इमरान खान को कल को कुछ होता है तो पहले से पता हो कि इमरान खान की तबीयत ख़राब चल रही थी। तो उन्हें डाउट रहता था हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक माहौल बना दिया जाए कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है, और ताकि कल को लोग फौरी तौर पर हैरान ना हो। तो शायद उन्होंने इसी तरह से उसको कंसीव किया। लेकिन मेरे लिए उनका ये रिएक्शन हैरान कुन नहीं था, मेरे लिए उनका रिएक्शन हैरान कुन था 5-6 दिन बाद का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ये खबर लीक कराई गई है। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों कहा। भाई आपका तो ये मकसद, आपको तो इतना बड़ा पर्पस आपका सर्व हुआ कि आपको इमरान खान की आंख के बारे में सही मालूमात मिल गई। अब छोड़ दें इस बात को कि किसी ने लीक कराई है या नहीं कराई है। अब आप ये तो कोई मकसद ही नहीं रह गया ना। अगर खबर दुरुस्त साबित हो गई है कि उनकी आंख की तब खराब है तो फिर आपका वो कंसर्न होना चाहिए, ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि किसी ने लीक कराई है या नहीं कराई। अच्छा, क्योंकि जब पिम्स लेके गए तो कहा यह जा रहा है कि वहाँ मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, खान साहब की उनसे मुलाकात भी हुई है। इज इट ट्रू? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि हाँ एक शख्स गैर मुतल्लिका वहाँ पर मौजूद थे, जो नॉन डॉक्टर थे और हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं थे। एक बंदा वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो मोहसिन नकवी नहीं थे। अच्छा, वो कौन साहब थे? बस वो थे वो बस कहीं से थे, कहीं कोई थे, वो जिनको इमरान खान साहब कैमरे में इशारा करते हैं। बस कभी जो है ना वक्त आएगा, हर खबर किसी वक्त पे दी जाती है। ये तो है। हाँ, तो बस कभी वक्त आएगा तो बहुत सारी बातें हम जनरल बाजवा के ज़माने में नहीं कह सकते थे, आज कह लेते हैं, है ना। तो आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो जिस जेब में हाथ डालें, आपने वैसे भी 6 पॉकेट पहनी हुई है, आप जिस हमारे लाहौर में होते थे रिपोर्टर शौकत साहब, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, वो बड़े अच्छे मेहनती रिपोर्टर थे। वो ना सर्दियों में जैकेट पहनी होती थी
वो बात करते करते कहते थे ये मेरे पास खबर आया देखो, किसी भी जेब में हाथ डाल के खबर निकाल लेते थे और वो उसके बाद डॉक्यूमेंट होता था उनका। फिर वो पेंट की जेब में हाथ डाल के खबर निकालते थे। वो मैं कहता था यार आपकी सारी जेबों में खबर है, और वाकई उनकी हर जेब में अलग अलग खबर रखी होती। पता नहीं ये क्या साइंस थी कि हर जेब में अलग खबर रखी होती है उन्होंने। मेरी बेटी ना मेरे साथ वो रंग खेलती है ना, बच्चों के साथ में रंग, वो कार्ड्स की गेम है, तो वो जब खेलते हैं ना, तो वो जब कार्ड आते हैं ना शुरू में, तो हम अरेंज करते हैं उसको, तो वो क्या करती है, उसने शुरू में आदत बनाई हुई थी कि वो जैसे पान है ना वो आखिरी उंगलियों में सेट कर लेती थी, तो वो फिर हुक्म ऊपर सेट करती थी। और ये तो वो मुझे उसकी तरतीब पता चल गई ना, तो मुझे उससे ये पता चल जाता था कि इसके पास पान के कितने पत्ते लगे हैं। तो मैंने उसको फिर जब पता चला तो उसने तरतीब चेंज की। तो प्रेडिक्टेबल जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो खबरें जो आपकी हर जेब में भी पड़ी हुई हैं, लेकिन आप सारी खबरें दे तो नहीं देते ना, तो कुछ तो रोक लेते हैं। तो शौकत साहब से भी आज जाके पूछा, उन्होंने बोरी बंद करके रखी होगी खबरों की। वैसे ये बाजवा साहब का आपने जिक्र किया, सदीक जान साहब, इमरान वसीम, हसन अयूब और अकील अफजल, ये 5 लोग इस बात के गवाह हैं। बंदियाल साहब की ओवर टेकिंग थी, तो बाजवा साहब वहाँ पे आए, तो मैंने इन सब के सामने, वो सियासतदान हो जो भी आता था, वकील अनुमा तारड़ साहब वगैरह था, भी सारे अपोजिशन में थे, ये जाके हर बंदा उनके आगे झुक रहा है, तो सादे लोग मैंने कहा टीसियाँ कर रहे थे। अच्छा, वो फिरते हुए हम लोग की तरफ आ गए, हम लोग सारे आगे हुए, तो सदीक जान से वो मिले, गले मिले उनको, और कहा कि यार किधर गए वो तुम, अपने स्टाफ को कहा जी इसको अदील वड़ायत साहब को और नकवी को बुलाओ चाय पे। जब मेरे साथ उनका हैंडशेक हुआ तो तारुफ करवाया सदीक जान ने मेरा, तो मैंने कहा सर बाकी तो आपसे जो मर्जी कहते हैं ना, मैं तो आपसे शिकवा करूँगा। उन्होंने कहा क्या शिकवा है? मैंने कहा जी मैंने, आप कहते हैं कौम को अच्छी खबरें दो, गुड न्यूज़ दिया करो, मैंने रेकॉर्ड की खबर दी कि 9 अरब डॉलर की तलवार हमारे सर पर लटक रही थी जो ख़त्म हो गई। तो आपने पूरे का पूरा अपना इदारा मेरे पीछे लगा दिया, कहाँ कहाँ से मुझे फ़ोन नहीं और क्या कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा और नहीं यार तुमने वक्त से बहुत पहले दे दी थी। तो मैंने कहा सर जो चीज़ें तय हुई थी मैंने वो दी थी, अभी 2 चीज़ों का मैंने जिक्र किया उनके साथ में कि ये बातें तो अभी हुई नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुई इसलिए मैंने दी नहीं है। कहते तुम्हें इसका भी पता है, तुम ये भी दोगे खबर? मैंने कहा ये भी मैं दूंगा नहीं जब तक तय नहीं हो जाता। तो कहते नहीं यार खबर टाइम से पहले ना दिया करो। मैंने उन्हें कहा कि सर अब कौन सा मिसाइल कब चलाना है ये मैं नहीं फैसला कर सकता, ये आपका काम है, वो आपकी क्योंकि फील्ड है। सही बात। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कौन से काम देनी है, मेरी फील्ड है, ये मुझे देने दें। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने ना खबर दे देते हैं और डॉक्यूमेंट संभाल लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट आप देते नहीं, दिखाते नहीं है, वो संभाल लेते हैं। वो इसलिए संभाल लेते हैं कि कल को कोई आपके खिलाफ अगर अदालत में जाता है ना, तो फिर ये डॉक्यूमेंट आप निकाल के लाएंगे। तो ये हर खबर पे मेरा ख्याल है डिपेंड करता है, हर खबर का मिजाज मुख्तलिफ होता है। कहा था जब वो मिल के फारिग हुए, उन्होंने कहा यार ये वाइट साहब भी देखा है मैंने, वाइट बंदा देखा है यार, मुझे इसके मुंह पे शिकवा कर रहे हैं बाकी सारे टीसी कर रहे थे। तो उस वक्त भी हम थोड़ा हल्का फुल्का एहतजाज हम तभी कर ही लेते थे। किसके साथ शिकवा किया था आपने? बाजवा साहब के साथ। बाजवा साहब जब वो अपने टेन्योर में थे। हाँ जब टेन्योर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर आगे आते हैं जी। आपने बाजवा साहब का जिक्र किया, तो बाजवा साहब की हेल्थ कैसी है इस वक्त? यार बाजवा साहब देखें, मैं जो मैंने खबर दी थी ना बाजवा साहब की, वो ये थी कि बाजवा साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ है। अब वो गिरने से ब्रेन हैमरेज हुआ है या ब्रेन हैमरेज की वजह से गिरे हैं, दोनों चीज़ें ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ब्रेन हैमरेज उनको हुआ है, ठीक है। इस पर मैं अभी भी कायम हूँ। दूसरी खबर मैंने ये दी थी कि 8वें रोज़े 26 फरवरी बनता था, 8वें रोज़े को एक मुल्क की बहुत अहम शख्सियत उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गई और बाजवा साहब ने उन्हें नहीं पहचाना, और अहम तरीन शख्सियत थी और उनको नहीं पहचाना, और उनकी फैमिली ने उन्हें बताया कि बाजवा साहब हमें भी नहीं पहचान रहे। मेरी इत्तला ये है कि उसके कुछ दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी हुई और उन्होंने कुछ बातचीत भी की, लेकिन पिछले 10-12 दिन से अगेन 5-7 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बाजवा साहब के साथ मुसलसल राब्ते में रहते थे या बाजवा साहब उनके साथ राब्ते में रहते थे। बाजवा साहब उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, अपनी खैरियत नहीं बता रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, अटेंड नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं उनकी जो सेहत के मुतालिक जो है वो यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी तबीयत कैसी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब उनकी तबीयत ठीक होती है तो वो उन लोगों को जिनके साथ वो राब्ते में रहते हैं उनको वो मुसलसल रिस्पॉन्ड भी करते हैं और उनको लंबी लंबी कॉल्स भी करते हैं, लेकिन अभी वो किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि या तो उनका फ़ोन उनके पास नहीं है और वो आराम पे हैं, आराम कर रहे हैं, या उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या उनका फ़ोन उनकी फैमिली इस्तेमाल कर रही है, या वो दानिस्ता तौर पर फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि फ़ोन से दूर रहें, लेकिन ये खबर दुरुस्त नहीं है वो जो इंडियन मीडिया पे चली और वो सारी चीज़ें
वो मैंने चेक किया। अल्लाह ताला बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बिल्कुल, अल्लाह ताला तमाम बीमारों से एहतियात करे भाई साहब समेत। अच्छा, अब ज़रा आते हैं दोबारा खान साहब की तरफ। कहा जा रहा है कि खान साहब की मतलब अप्रैल में रिहाई है, तो मई में रिहाई है, कोई नवंबर में, कोई दिसंबर में, तो जब से वो अंदर गए हैं लोगों ने रिहा कराने शुरू किए हैं। मैं अपना आपको पहले तजिया दे, तो मेरे हिसाब से तो मुझे वो फिलहाल कहीं भी रिहाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, और ग्राउंड सिचुएशन ही है, पता नहीं लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे। जी, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कहीं पर कोई मामला इस वक्त नहीं चल रहा। वैसे भी इस वक्त स्टेट की पूरी तवज्जो ईरान जंग और ख़त्ते के हालात पर है। ज़ाहिर है अफगानिस्तान में पंगा चल रहा है हमारा, ईरान वो भी चल रहा है, तो इस वक्त पूरी तवज्जो उस पर है। मौजू ही स्टेट का वो है, और स्टेट जो है वो लगी हुई है कि इसमें इस सिस्टम में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो जाए। और ज़ाहिर अगर वो होती है तो वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस सिस्टम की, हम सबकी कामयाबी, हम सबकी कामयाबी, और ख़ासतौर पर सिस्टम की तो बड़ी कामयाबी, क्योंकि तको तो सिस्टम कर रही है ना, नेशन उस तरह से नहीं कर रहे। तो सिस्टम, उसका क्रेडिट तो सिस्टम लेगा ना, ना कि कौम क्रेडिट लेगी। तो बहरहाल वो उस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें इसमें से कुछ हासिल हो जाए। तो इमरान खान की जो रिहाई है वो तो मौजू नहीं है इस वक्त रियासत का। हाँ, एक चीज़ पर बहरहाल मेरे इत्तला के मुताबिक कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात दोबारा से शुरू हो जाए। इस सिलसिले में मुज़ाकरात किसी सतह पर जारी हैं, और यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं, कराई जा रही हैं, और इम्कान है कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सकती है। इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात दोबारा शुरू हो सकती है, कंट्रोल्ड मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात जिसके बाद ऐसा कोई बयान बाहर ना आए कि जिससे फिर मुलाकातें दोबारा बंद हो जाएं। तो इस मामले पर यकीन दहानियाँ, गारंटियाँ, ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये पेशरफ्त हो रही है, पस मंज़र में ये चीज़ें चल रही हैं। ये फैमिली डील कर रही है या पार्टी डील कर रही है? दोनों, पार्टी और फैमिली दोनों। ओके। अच्छा, शायद यही वजह है जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी खबर दी थी कि जो रिहाई तहरीक है उसको थोड़ा सा इंटेंशनल डिले किया जा रहा है, कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अब मुझे एक बात बताएं, उनकी बात में मुझे वजन क्यों लगता है। आप नई फोर्स बनाए, मूवमेंट बनाए, जो भी करें, आपको रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? आप कुछ शनाख्ती कार्ड तो बना नहीं रहे, या आप ये कहें कि जी जो रजिस्टर्ड होगा शनाख्ती कार्ड दिखाएगा सारा वो एहतजाज में शामिल हो सकता है, दूसरा अंदर नहीं आ सकता। टिकट तो आप लगा नहीं रहे। आपके पास पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है, आपके पास पीटीआई यूथ विंग है, स्टूडेंट फेडरेशन है, आपके पास ढेर तंजीमें हैं, IS ILF है, सब कुछ है। आपने वैसे भी एहतजाज में पब्लिक निकालनी होती है कि आपके वोटर भी निकले, खाली कारकुन ना निकले। जी जी। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आप 1-1.5 महीने 2 महीने आप लगा दें, और फिर के जी अब गर्मी आ गई है, गर्मी में तो वैसे ही एहतजाज के पाकिस्तान में कम होते हैं, जितनी खासकर आज इन दिनों गर्मी हो रही है कुछ सालों में। आप इसको डिले करने की कम अज़ कम रजिस्ट्रेशन की तो समझ नहीं आती। देखें, चूँकि फ़िलहाल एहतजाज का कोई सूरत मौजूद नहीं है, मेरा ख्याल है यही वजह है कि इसको एक लंबे रूट पर डाल दिया गया है। ये बात तो ठीक है कि रजिस्ट्रेशन करें, फिर हलफ बर्दारी होगी, फिर तंजीम साजी होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर लंबी कहानी। भाई अगर आपने एक नए प्लेटफॉर्म पे एफर्ट करनी है ना, तो आमिर मुग़ल ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करके सलमान राजा को दिया है, जिसमें उन्होंने एक काबिल अमल हल दिया है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी एहतजाज करना चाहें तो बग़ैर, यानी लेस एफर्ट के साथ वो एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर 4-5 हज़ार बंदे को इकट्ठे करके कर सकते हैं। ये उन्होंने काबिल अमल दिया, मैंने इस पर पूरा वीलॉग किया था, वो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब जहाँ तक ये है कि वो तो ठीक है, भट्ट साहब ने जो खबर दी कि अभी PTI एहतजाज नहीं करना चाहती, उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या ये बात तो ठीक है, वो कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, दोनों बातें ही हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी खबर थी ना कि ऐसी एक मुलाकात हुई है जिसमें ख़ुद दरख्वास्त की गई है कि हमारी इमरान खान से अभी मुलाकातें ना कराएं, ये जो है मैं समझता हूँ कि, यानी मैं ये नहीं कहता हूँ कि खबर गलत है, मगर मेरी खबर ये है, मैंने इसको चेक किया था, मेरी खबर यह है कि ऐसी मुलाकात कोई नहीं हुई कि जिसमें यह तय किया गया हो कि हमारी इमरान खान से अभी मुलाकातें आप ना कराएं। जिस ऐसी कोई मुलाकात जो किसी जगह पर एग्जिस्ट करती हो या हुई हो और उस मुलाकात में ये तय पाया हो, मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद ये बात दूसरी तरफ से की गई हो कि फिलहाल आपकी ये बात ज़रूर हो सकती है कि कहा गया हो कि भाई अगर इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही या नहीं हो तो ये आपके फ़ायदे में है, ज़रा चीज़ों को बेहतर अगर करना चाहते हैं, टेम्परेचर को नीचे लाएं, और टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए बेहतर है कि इमरान खान की मुलाकातें ना हों। वो खैरियत से हैं, कोई मसला नहीं है, मुलाकातें ना होना ही खान साहब के बेहतर फ़ायदे में है। ऐन मुमकिन है इस तरह की बात कहीं पर की गई हो, और ये मुझे इसका इम्कान दिखाई देता है क्योंकि इस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि वो अक्सर बताने वाला या डर के पूरी बात भी नहीं बता रहा होता। हाँ, क्योंकि कई दफ़ा ये बात डिस्कस हुई है ना
कि देखें अगर कुछ निकालना है, हासिल करना है, तो कुछ अरसे की खामोशी ज़रूरी होगी उसके लिए। जैसे कि आप याद माजी करीब में मरीम साहबा का ट्विटर साल के लिए खामोश हो गया, नवाज शरीफ साहब का ट्विटर लंबे अरसे के लिए खामोश, कोई बयान नहीं आ रहा, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो रही, कोई जलसे से खिताब नहीं हो रहा। तो उस वक्त हम कहते थे कि पस मंज़र में अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लेकिन अभी यह है कि खामोशी तो है, यही सोच कर के इससे कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन पस मंज़र में हो कुछ नहीं रहा। अच्छा, जब खान साहब गिरफ्तार हुए उसके थोड़े अरसे बाद सुना कि जी कोई इंगेजमेंट शुरू हुई है, उसमें खान साहब को कहा गया जी आप 2 साल खामोश रहें, सियासी किरदार अदा ना करें, चुप रहें। नहीं, वो तो रिहाई के बाद का था ना कि रिहा कर हों और खामोश रहें। वैसे तो वो 2-2.5 साल तो गुजर ही चुके हैं। हाँ वो वाला टाइम तो गुजर गया, अब मजीद 2.5 कर दें तो 5 साल तो मतलब खान साहब तो यानी कि हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए पहले भी ये था और अभी भी ये है कि आप रिहा हो जाएं, बाहर आ जाएं, अपना सियासी रोल अदा करें, जलसे करें, कोई मसला नहीं, आपको जलसों की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन सिस्टम को गिराने के लिए आप नहीं निकलेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, धावा नहीं बोलेंगे, सिस्टम को गिराने के लिए नहीं निकलेंगे। ये डील तो पहले दिन से उनकी टेबल पर पड़ी हुई है जी। लेकिन खान साहब का जवाब था अज़हर फ़राक का शेर, जो उन्होंने तो नहीं सुनाया होगा, मैं सुनाता हूँ कि तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहाँ देता है। तो भाई वो कहते हैं मैं ये शर्त नहीं मानता। तो ये उनका, वो इस बात पे अभी तक अड़े हुए हैं। आज भी ये उनके लिए ऑफ़र मौजूद है कि आप आ जाएं, सियासत करें। बल्कि मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ, पता नहीं मैंने ये दी थी कि नहीं दी थी, खान साहब के लिए ये ऑफ़र भी थी कि आप मियाँ वाली से इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली के मेंबर बन जाएं, ये भी हम आपको करवा देंगे। अच्छा हाँ, लेकिन हुकूमत को गिराने के लिए धावा नहीं बोलेंगे, सियासत वैसे करेंगे जैसे। खान साहब का एक मुतालबा तो मेन यही है ना कि मुझे मैंडेट वापस करें। अब वो तो इसका मतलब वो राना सनोला से जो बात हुई थी, उन्होंने उससे ये सवाल पूछा गया था कि राब्ता हुआ तो ये बात आई है, उन्होंने कहा जी कि वो खान साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो चाह रहे हैं मैं तुम्हारी जगह जो तुम मेरी जगह होंगे, फिर वो बाहर आएगा, फिर अंदर चले जाएंगे। ये पॉसिबल है ना? हाँ, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये भी तो इम्पॉसिबल है ना कि खान साहब अपना नुक्ता नज़रिए छोड़ दें और कहें कि हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे चलो। वो तो क़यामत तक कहते रहेंगे, जब तक जिंदा हैं कहते रहेंगे, जब तक सियासत कर रहे हैं कहते रहेंगे कि 8 फरवरी को धांधली हुई थी और वो जाली हुकूमत थी और मैं इसे कबूल नहीं करता। और यही उनको कहना चाहिए, क्योंकि फैक्ट भी यही है ना, यही फैक्ट है। वो तो हम सब ने देखा, हाँ, जो कुछ हुआ था। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन भी रात को हम थे, जब चीफ साहब निकल के गए हैं रात को, उस वक्त हम वहीं पे मौजूद थे। हाँ, बगैर प्रोटोकॉल के जब वो गए, फिर उसके बाद उनकी तरफ से एक एलामिया आया जब वो वापस आ गए कि हिदायत जारी की है कि जनाब 2 घंटे में 3 घंटे में हिदायत जारी करें। अच्छा, उसके 24 घंटे बाद जब उनका प्रेस रिलीज आ गई, मैंने निकर दाद साहिबा उस वक्त तर्जुमान होती थी इलेक्शन कमीशन की, मैंने इलेक्शन कमीशन में अगले दिन जब रिजल्ट आ रहे थे 9 फरवरी की रात को, तो मैंने उनको कहा जी 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, 2 घंटे पूरे नहीं हुए, कोई एक्शन भी लेंगे कि आरोप के खिलाफ कुछ? वो आगे से ऑन कैमरा तो उन्होंने कहा जी बस वो चल रहा है, ये वो ऑफ कैमरा कहती हूँ केड़े पासे लग गए। हाँ, नहीं वो तो हमें सबको पता है ना क्या हुआ था। और अभी भी जो जिस तरह से ये उज़रदारियाँ निपटाई जा रही हैं तकनीकी बुनियादों पे, इंतहाई तकनीकी बुनियाद और सबका एक ही तकनीकी बुनियाद है कि वो आपका टाइम बाउंड है, कि कुछ में कहा है, फिर ये कि आपने वो जो दरख्वास्त दी थी वो एक्ट के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट नहीं था, ठीक है, और 1-2 और इसी तरह के। तो वो तकनीकी बुनियादों पर एक जज हैं जो ट्राइब्यूनल के जज हैं राना जाहिद साहब, वो निपटा रहे हैं। तमाम हाई प्रोफाइल केसेस उनके पास हैं और काफ़ी और भी लोगों के हैं, यानी मरीम नवाज़ वाला भी उन्होंने तकनीकी बुनियाद पर निपटाया, यास्मीन राशिद की उज़रदारी भी तकनीकी बुनियाद पर निपटाई, अता तारड़ साहब की भी निपटा दी। तो वो दिलचस्प बात यह है कि जो राना जाहिद साहब हैं वो PCO के जज थे, और फिर जब अदालतें बहाल हुई तो उन्होंने कहा जी आप कोई जज नहीं है, जज थे ही नहीं, आप कलअदम हो गया। तो सलमान राजा ने उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन की कि भाई ये जज थे ही नहीं, ये ट्रिब्यूनल के जज नहीं हो सकते, क्योंकि ये जज ही नहीं थे। तो उस पर लार्जर बेंच बना दिया पहली समात में, लार्जर बेंच बन गया और लार्जर बेंच की आज तक पहली समात नहीं हुई, ठीक है, और राना जाहिद साहब धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं। फिर एक और दरख्वास्त गई, कुछ और ऐसे मुतासरीन 8 फरवरी जो जीते हुए थे, तो उनके केसेस जो थे वो हाई कोर्ट के जजेस देख रहे थे। लेकिन फिर ये ट्राइब्यूनल बना तो उन हाई कोर्ट के जजेस के भी उनके पास जो केस के उज़रदारियाँ थी वो भी इनके पास आ गई, उनकी तरफ से लहदा एक पटिशन गई हुई है, उसकी भी आज तक समात नहीं हुई। लेकिन राना जाहिद साहब फैसले सुनाई जा रहे हैं धड़ाधड़। तो आप सोचें ना कि ये हमारा निज़ाम है जिसमें, तो 8 फरवरी के इंतखाबात पर तो कोई शक है किसी को कि क्या कार्रवाई डली है? लेकिन उसको होना भी कुछ नहीं है, होता कुछ नज़र भी नहीं आ रहा।
वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्याह को सफ़ेद कर देंगे। मतलब वो जो स्याह है वो उस पर स्याह ही रहेगा ना सर, ज़ाहिर है सियाह तो होना कुछ भी ना हो, लेकिन ये तारीख़ की किताबों में एक स्याह बाब के तौर पर ज़िंदा रहेगा ये मामला। तो आपको ये जो कौमी हुकूमत की बातें हो रही थी कि जी अभी भी कहा जा रहा है कि उन कार्ड्स है कि शायद बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो कौमी हुकूमत अभी भी तो ऑलमोस्ट कौमी हुकूमत इस वाई PTI है। मेरा ख्याल है ये काबिल अमल फार्मूला नहीं है। मतलब बनाने को आप ज़बरदस्ती तो देखें ना, मतलब कुछ भी बना के पेश कर देंगे और कहेंगे कि ये जो है ये लो, ये तुम्हारा हुक्मरान है। सितम तो ये है कि पुतली बिठा के मसनद पर, अब्बास ताबिश का शेर है, सितम तो ये है कि पुतली बिठा के मसनद पर कहा गया कि मैं ज़हन से मिसरा मेरा निकल गया है, तो कि उसको हुक्मरान बना के पेश कर दिया गया, अभी आ जाएगा जहन में। तो मसला ये है कि इस तरह का कोई फार्मूला लगाया जा सकता है कि भाई ये बलूचिस्तान को खंगालेंगे और शॉपर में से एक निकालेंगे और कहेंगे ये तुम्हारा। वंडर बॉय की भी बात हो रही है, और 10 लोग तो दावा करते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब वो वंडर बॉय हैं, हाँ जिन्होंने खुशाब से इलेक्शन। सर लेकिन देखिए ना, अल्टीमेटली पाकिस्तान के मसाइल का आपको हल निकालना पड़ेगा, और वो एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा जमहूरी हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम की ताकत हासिल हो, जो मुश्किल फ़ैसले कर सके, लोग उसकी पुष्ट पर खड़े हों, लोग कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो बिलावल की हो, लेकिन कोई ऐसी हुकूमत जिस पर वाकई उसको अवाम ने वोट दिया हो, वो लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए फ़ैसले कर सकती है। नेक नीयत हुकूमत। ऐसा नहीं है कि आप मतलब माजी में भी हुआ है, नवाज शरीफ को भी लोगों ने यानी जनवन मैंडेट से भी नवाज शरीफ बने हैं वज़ीर आज़म, लेकिन मुल्क कौम के नुकसान में फ़ैसले किए, कौन से फ़ायदे में फ़ैसले हुए हैं मोटरवेज़ बनाने के अलावा। ये भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहता मोटरवेज़ को, लेकिन आप देखें ना फिर ऐसे ऐसे फ़ैसले जिसने इस मुल्क को कर्ज़ों में डबो दिया, एनर्जी पॉलिसी ऐसी तबाहकुन पॉलिसी कि आज हम भुगत रहे हैं कि हम जो है वो अपनी इनकम का एक बेशतर हिस्सा बिजली के बिल में अदा कर देते हैं। इसका ज़िम्मेदार मैं और आप नहीं है। आप अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये है कि नहीं यार मैंने पहले बिजली का बिल देना है, बच्चा का बेशक हल्के स्कूल में भी पढ़ ले तो खैर है। तो इसके ज़िम्मेदार मैं और आप नहीं है, इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिनको हम ही ने वोट दे के माजी में मुंतखब किया था। तो एक ऐसी हुकूमत जो कि नेक नीयत है और वाकई नेक नीयती के साथ लोगों के मसाइल हल करना चाहती है, पीछे उसकी पुश्त पे अवाम खड़े हुए हैं और उसके बराबर में इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, और वो नेक नीयत है और उसको पूरी तरह की सपोर्ट हासिल है, तो फिर वो फार्मूला, वो एक कॉम्बिनेशन होगा मेरा ख्याल है जो मुल्क को बहरानों से 2 साल में काफ़ी चीज़ें वो बेहतर कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा ये बताएं कि 28वीं तरमीम की बातें चल रही हैं कि ये अप्रैल मई में इसको करना है, ये टास्क भी पूरा करना है, तो होती नजर मेरा ख्याल है जंग की वजह से सारी चीज़ें उस पर गई हुई हैं। होना तो वज़ीर ख़जाना ने भी तब्दील था, होना तो कैबिनेट के अंदर कुछ और भी चीज़ें तब्दील होनी थी, 28वीं तरमीम भी होनी है। आज बिलावल साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो इसमें मगर एक नुक्ता मेरे जहन में ये है कि बिलावल साहब तो मौलाना से तब मिलेंगे ना जब बिलावल साहब के मसले हल कर दिए हों हुकूमत ने या जिसने भी करने हैं, या तो फिर बिलावल साहब ये कहने के मिलेंगे कि भाई हम इस 28वीं तरमीम के साथ नहीं है, मौलाना साहब आपने भी नहीं होना। अगर तो वो 26वीं की तरह मनाने के लिए गए हैं तो फिर इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को मनाया जा चुका है, तो ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजू यही है 28वीं में जो चीज़ें हैं कि सिंध की तकसीम रह रहा है, बाकी सूबे और बनेंगे तो सिंध में भी डिवाइड आएगी, हाँ उस पर पीपल्स पार्टी एग्री नहीं होती। NFC में वो जाहिर है पैसे कौन छोड़ता होगा, बिल्कुल। NFC के ऊपर उनके मसाइल हैं। आपको कहा जा रहा था कि नैब भी सिंध में एक्टिव हुई है, बाकी उन्होंने कुछ कार्रवाई भी शुरू की है नैब ने सिंध के अंदर, कुछ उनके कहने पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने करवाई है। सर नैब तो सिर्फ देखे ना बाजू मरोड़ने का एक इदारा है। यस, नैब ने आपको लगता है कि ये जो डॉक्टर फजीला अब्बासी का केस सामने आया है कि 2010 में कहा जा रहा है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कहने पे उनके खिलाफ मुकदमा ख़त्म हुआ था, ये हुआ था, ये डॉक्टर फजीला अब्बासी का कोई लिंक है पीपल्स पार्टी से, या ये 28वीं तरमीम के लिए कोई माहौल बनाया जा रहा है, ये क्या है? सर मुझे सच्ची बात यह है कि मैं इस पर मेरी कोई राय नहीं है अभी, क्योंकि एक तो फजीला काजी वाले केस को मैंने बहुत तफसील से नहीं देखा। हाँ इतनी मालूमात मेरे पास हैं जितनी चल रही हैं, मैंने उसको डिग आउट नहीं किया। ये बातें जो लेकिन ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है ना वो एक रोमानवी शख्सियत हैं, गुज़रे हैं अपने इस्लामाबाद में, अभी भी हैं, तो उनके बारे में तो ऐसे ऐसे किस्से मशहूर हैं कि जो ना बताए जा सकते हैं, ना सुनाए जा सकते हैं, ना लिखे जा सकते हैं। और अब उनकी जो है ना वो उस पर तो एक अलग किताब बनती है, वो जो उनकी दिलचस्पियाँ रही हैं माजी में, तो मुझे नहीं पता कि उनका इनके साथ क्या ताल्लुक़ रहा है। बहरहाल आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं। वो
गिलानी साहब ना बड़े खुले दिल के आदमी थे। उनको अगर आप भी जाके कोई रिक्वेस्ट करें यार मुझे फलाने का मसला हो तो मेरे इस तरह के शौक नहीं नहीं जनरली कि यार मेरे जानने वाले के सर वो फलाना चीज़ ये मुश्किल में है वो तो वो कर देते। अच्छा हाँ, ये बात आप, ये उनकी क्वालिटी है कि आप उनके पास गए हैं ना, अब कहेंगे जी, वो कहेंगे अच्छा बाबा किसको कहना है, तो आप कहेंगे जी वो डीसी साहब ने करना है, मिलाओ फ़ोन डीसी को, वो ठीक है। हो सकता है वो इस तक करने की ये नहीं, लेकिन ये ख़वातीन का मामला मुख्तलिफ है ज़रा। अब पता नहीं इस स्पेसिफिक केस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं और चीज़ों में जो है ना वो जो कहानियाँ हम जानते हैं। अच्छा चलें वो फिर आपसे कभी वीडियो में सुनेंगे। वीडियो में नहीं सुनाऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। आप भी रिकॉर्ड बता देंगे। अच्छा ये बताएं जरा कंक्लूजन की तरफ आते हैं जी। खान साहब की तो आपने बताया कि रिहाई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, मैक्सिमम जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकातों तक हो रहे हैं, तो मौजूदा सेटअप चलता नज़र आ रहा है आपको या इसको भी को लपेटने के? देखें अभी तो देखें सारी चीज़ें रुकी हुई हैं ज़रूर साहब, ये जंग के हालात में ना कोई जो, यानी आप सोचें कि फरवरी में या यानी शुरू में जो चीज़ें थी ना कार्ड के ऊपर कि ये सब कुछ हो सकता है, वो सारा कुछ रुका हुआ है। यानी मेरे ज़ाती तौर पर इल्म है कि इकॉनमी को ठीक करने के हवाले से हुकूमत को बड़ा सख्त पैगाम दिया गया था, और वज़ीर ख़जाना की तब्दीली के हवाले से बहुत यानी चीज़ें गौर ख़ौज़ होते हुए काफ़ी आगे तक पहुँच गई थी। लेकिन जब आप जंग में होते हैं, पाकिस्तान भी जंग में है, सिर्फ ईरान जंग में नहीं है, एक तरह से पाकिस्तान भी हालत जंग में ही है, तो हालत जंग में तो आप फिर कुछ भी नहीं तब्दील कर सकते ना। तो ये तो, लेकिन ये सारा कुछ जो है वो अभी ऑन कार्ड्स है। गवर्नमेंट की को में से कुछ लोगों की तब्दीली, वंडर बॉय वाली बात या वो जो है कौमी हुकूमत वाली बात, वो मुझे मुस्तकबिल करीब में भी दिखाई नहीं दे रही। अभी तो ये सेटअप मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ होगी। तो इलेक्शन कमीशन में भी आपको तो दिल्ली कोई अगले कुछ 6 महीने में साल में नज़र नहीं आ रही? क्या कह सकते हैं, इस हवाले से मायूसी का शिकार है। मायूसी इसलिए ना कि मुझे ज़ाती तौर पे उनसे क्या प्रॉब्लम है, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, और फिर ये कि आइन आपका कहता है कि आपको लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए। अब टेन्योर खत्म हुआ है ना, या तो इनको दोबारा रीअपॉइंट करना। हाँ, टेन्योर ख़त्म हुआ, कितना अर्सा हो गया सर? ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो गया। 1 साल और 3 महीने तकरीबन, पिछले साल जनवरी में फारिग हुए थे। हाँ जी, 26 जनवरी को। हाँ, तो देखें ना 1 साल और 3 महीने हो गए हैं, और वो उस शिक के तहत बैठे हुए हैं जिसमें कहा गया था कि जब तक नया पॉइंट नहीं होता आप अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नया क़यामत तक पॉइंट ना होगा तो आप सर्विसेज कंटिन्यू करते रहेंगे। वो 26वीं कभी उनके सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये थे। हाँ, बाकी चीज़ें तो सामने थी वो अलग थी, ये तो असल तो लॉटरी इनकी लगी थी। बिल्कुल। तो क्या कहा जा सकता है, अदालती हिसाब से कुछ बेहतरीन वो आप मास्टर हैं अदालतों के, आप बताएंगे। अदालतों के तो आप चैंपियन है ना, अदालतों का तो आप बताएं। अदालतें जो इस वक्त चीज़ चल रही है ना, मैं आपको चले वीडियो में बता देता हूँ। हाँ, चीज़ ये चल रही है कि आनी अदालत है बड़ी तंग। वो कह रहे हैं हमारे पास जगह भी नहीं है, 24-25 हज़ार हमारे पास केस आपने उठा के फेंक दिए, और या ये केस वापस ले लें या फिर हमें जज और दे दें और जगह और दे दें। इस वक्त क्योंकि वो शरीयत अदालत की बिल्डिंग में है, शरीयत कोर्ट में टोटल 5-6 जज होते थे ना, उनके पास इतने कोर्ट रूम्स हैं जिसके अंदर वो जज बैठ के इस्तेमाल करें। चले बाकी किसी और कमरे का वो कहते हैं जितना हम हमारा काम है उसके शायान शान हमें मराद भी तो दो। नहीं, मराद के अलावा वो कह रहे हैं एक तो जज दो हम केस कम कर सकें, दूसरा सबसे बड़ा उनको इशू ये आ रहा है कि कल जो केस लगेंगे ना उसकी आज फाइलें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट से, फाइल रिकॉर्ड उठा के लेके जाएंगे, जजिस के सामने जाएगा, वो घरों में फाइलें पढ़ेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। जब वो हियरिंग होगी अगले दिन के लिए केस एडजर्न होगा तो ठीक है, वरना वो फाइलें वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, उनके पास रखने की जगह नहीं। अच्छा, कुछ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोस्त वहाँ ट्रांसफ़र होकर गए थे, कई अफसरान हमें सुप्रीम कोर्ट बार कैंटीन पर नज़र आते हैं, उनसे कभी बातचीत करें वो इधर की तरह। ये पिछले हफ्ते कैंटीन का इफ्तिताह हुआ, बल्कि 2 दिन पहले कैंटीन का वहाँ इफ्तिताह हुआ है, तो रजिस्ट्रार साहब ने किया। अरे भाई वो कहते थे वहाँ ना खाने की जगह, ना खाने के बाद वाशरूम की जगह। तो बात तो ऐसे होता है कि वाशरूम में 4-5 लोगों की लाइन लगी तो हमें इधर आना पड़ता है। अच्छा, तो इस हालात में आप वहाँ नया जज भी नहीं लगा सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई यार वॉशरूम की लाइन और लंबी हो जाएगी नया जज लगाएंगे। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि या तो हमें सुप्रीम कोर्ट वाली बिल्डिंग में आईनी अदालत वो कह रही है या तो हमें बिल्डिंग ये दें कि हमारे पास इतने केस है, हम जज नहीं लगाएं और केस खत्म करने की तरफ आए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है सारी दुनिया में वो तो है कि फुल कोर्ट बैठता है, 7 रुकनियाँ 9 रुकनियाँ जितने भी जज होते हैं। यहाँ वो 2-2 की हाई कोर्ट की तरह डिवीजन बेंच बना के आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, केस क्या सुन रहे हैं, निकाह के क्वेश्चन टू FIR के केस आप सुन रहे हैं, ये छोटे मोटे भर्तियों के, ये सर्विस मैटर उसके अंदर कोई कानूनी नुक्ता आ गया जी, वो आप उठा के इधर आईनी अदालत के अंदर आपने डाल दिया। वो क्या है, वो खुद कह रहे हैं हमें इस चीज़ में से निकालो।
लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, क्या करें अब। वो जो तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी पसंद थी वैसे। वो ज़ाहिर है डोगर साहब भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं ना सर। तो डोगर साहब को वो जगह दिखाई गई थी पुरानी हाई कोर्ट कि इसको रेनोवेट करके आपको सेट हालांकि करके इतनी बुरी नहीं थी वैसे उसकी, कुछ जगह तो उसकी ठीक थी। नहीं, वो जगह का कुछ इस्तेमाल कमरे तो नहीं अच्छे थे होना था। उसके, नहीं, कुछ कमरे अच्छे थे पर वो नहीं थे ना। उस डोगर साहब ने जो बताया उसमें जा अगर रहा आप साउंड सिस्टम लगा दें, थोड़ा चीज़ों को बेहतर कर दें। mesela कोर्ट रूम नंबर 1 ठीक था, फिर है, वो बाकी कोई कोर्ट रूम नंबर ठीक नहीं कोर्ट रूम नंबर 2 जो था, जहाँ पर मरीम नवाज का केस चला करता था, जहाँ पर 2 रुकनी बेंच बैठता था, मोहसिन अख्तर कियानी और आमिर फारूक साहब का। वो। लेकिन वो डोगर साहब ने विजिट करने के बाद कहा था हाई कोर्ट के शहर मुझे नहीं पसंद आई मुझे। हाँ। हाँ, उन्होंने कहा मैं जहाँ बैठ रहा हूँ भाई वो। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के शाह निशान बिल्डिंग नहीं। हाँ, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट फिर डोगर साहब की फिलहाल चल गई। बल्कि उनकी क्या चली, वो जो वाजिद गिलानी साहब ने वहाँ कवालियाँ कराई 2, वह तो उर्स मनाया, कवालियाँ कराई, अदलिया का उर्स हुआ, तो वो उसके सदक़े में अक्सर होता है मनते मुरादें पूरी हो जाती हैं। वो बाहर वालों की भी मन्नत पूरी होगी तो हाई कोर्ट की मन्नत पूरी हो गई। अब ये बातें इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही हैं कि इस साल के आखिर में या अगले साल, जो या साहब का कह लें कि मोस्ट ऑफली आखिरी साल जब स्टार्ट होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट डिवॉल्व होकर सूबों में जा सकती है। अगर फ़िलहाल वो या साहब ने ये इस चीज़ में गवर्नमेंट को मना लिया कि मेरे टेन्योर तक डिवॉल्व ना करें, 29वीं में कर लेना, 28वीं में ना छेड़ें, तो फिर उनको हो सकता है इसके बदले में आईनी अदालत को जगह देनी पड़ जाए। क्योंकि आईनी अदालत का भी जोर इतना है। अब तुर्की की मैं आपको जो वीडियो में पहले बता रहा था वो बता देता हूँ। तुर्की की आईनी अदालत के सरबराह जो वहाँ के प्रेसिडेंट होता है, यहाँ तो चीफ जस्टिस होता है, वहाँ प्रेसिडेंट होता है, वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं और उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ एक MOU साइन होना 6 अप्रैल को, और वो लंच भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ऑडिटोरियम में तकरीब होगी, और वो बाहमी ताउन का है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस में वो एक्सचेंज करेंगे। पता नहीं क्या ये सब उनको क्या करने को बताएंगे। हालांकि वहाँ भी अदलिया को ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं तस्वर की जाती उर्दगान साहब के पास। लेकिन बहरहाल वो चलें, आपस में जो भी ताउन करेंगे वो करेंगे। आईनी अदालत के लोगों को जब ये दावतनामा मिला, इतलात ये हैं कि जी आप भी शिरकत करें इस तकरीब के अंदर, तो वहाँ पे कुछ लोग ये दावा करते हैं कि आईनी अदालत में पैनिक सा हुआ कि यार ये क्या है भाई, हम आईनी अदालत हैं तो मुआहदे उधर हो रहे हैं, ये वो। जब इन्होंने भी बताया जा रहा है कि जी उनसे रब्ता करके कहा कि भाई जी साढ़े भी रोटी खाओ। उन्होंने कहा अच्छा चलें जी 6 को इधर तो 7 को आपकी तरफ खा लेते हैं। अब 7 तारीख को वो लंच है उनका आईनी अदालत के अंदर, और ज़राए ये बता रहे हैं कि आईनी अदालत ने कुछ सहाफ़ियों से रब्ता किया, मतलब वो उनसे राय ली है कि जी बड़ी एक्सटेंसिव सी मीडिया कवरेज हमने करवानी है। अच्छा। तो पता लगना चाहिए कि जनाब तुर्की का चीफ है। अच्छा, आईनी अदालत वाले, यानी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का आपस में इस तरह का भी मैच पड़ा हुआ है। मैच पड़ा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले हो जाएगा, या ये सब मीडिया से फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। वो शुरू में थे लेकिन अब बहुत दूर भागते हैं मीडिया से कि जी मेरे से कोई सवाल जवाब होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें। तो वो तो मीडिया अलाउ करेंगे नहीं, उन्हें खाली PTV लाइव का मैक्सिमम ये होगा। ये सुनने में आ रहा है कि जो डिस्कशन चल रही है ये प्राइवेट मीडिया भी बुला रहे हैं। अच्छा, हमें भी तो इनविटेशन है, हम भी जाएंगे, कोर्ट रिपोर्टर भी और कैमरे शैमरे भी लेके जाएंगे। तो ये लोग बाकायदा मीडिया इनवाइट कर रहे हैं कि जी बड़ा बेहतरीन सी कवरेज हो, PTV भी आए तो फोटोग्राफर भी सरकारी भी आए, प्राइवेट भी आए, और पता लगे मीडिया पे कि जी तुर्की वाले आए थे तो कुछ काम हुआ है। वरना सुप्रीम कोर्ट से तो खाली एक तस्वीर आनी है या PTV पे हल्का सा खिताब कट होना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होना। तो ये ज़रा प्रॉपर कवरेज करवाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, दिखाने के लिए जी असली वाली अदालत है। उनको भी बताएंगे आइंदा साढ़े ना रब्ता रखना, हम उनसे ऊपर है। हो सकता है उनको 27वीं तरमीम की 1-2 शिक्के भी पढ़वा दें कि वो हमारे मतहत हैं, पाबंद हैं, हम उनके पाबंद नहीं है। इंटरेस्टिंग है। चलें, तो मेरा ख्याल है कंक्लूड करें हम। हाँ जी बिल्कुल। नाज़रीन, असदुल्ला खान साहब की राय, उनकी बातें, बहुत से सवालात उनसे हमने किए, हो सकता है कुछ रह भी गए हैं, वो दोबारा भी इनसे 1-2 इंटेंशनली छोड़ें अगली दफ़ा के लिए। आप उनकी बातों से कितने मुत्तफिक हैं कितने नहीं, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी। चलें।